बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान शहजाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में हम आज लेक्चर नंबर 2 में हाजिर हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन को बड़ी डिटेल के साथ देखा। तो आज हम कुछ और रियलिटीज़ देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और उसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। हमारे एजेंडे में आज सिर्फ ये 2 टॉपिक ही शामिल हैं, कोई और सब टॉपिक इसमें नहीं है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं हम विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। In order to build software that is ready to meet the challenges of the 21st century, we must recognize a few simple realities. Because आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। आज से चंद साल पहले, 8, 10, 15 साल पहले जो सॉफ्टवेयर थे वो इतने क्वालिटेटिव नहीं बना करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बदल चुकी हैं। और आज के दौर में सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए कई एक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उनमें से हम चंद एक चैलेंजेस को देखेंगे। सबसे पहला जो चैलेंज है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर यू बिल्ड अ सॉल्यूशन। तो ये वाली जो रियलिटी है, इट इज़ नॉट जस्ट बाउंड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये एक जनरल सी बात है कि जब भी हमने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है तो हमें सबसे पहले उस प्रॉब्लम को, इटसेल्फ प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। जब तक हम प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, तब तक हम उसका सलूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। इवन अगर हमें कोई बड़ा हमें कोई ऑर्डर करे, कोई चीज़, कोई काम करने का कहे, हमें उसकी बात से ही सुनाई ना दे तो हम उसके ऑर्डर को फुलफ़िल नहीं कर सकते। हम उसका जो काम है वो नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम कैसे हम समझेंगे? ज़ाहिरी बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम किसी कंपनी के लिए, किसी बिज़नेस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो उस बिज़नेस की प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे? प्रॉब्लम से मुराद ये है कि बिज़नेस सॉफ्टवेयर कैसा चाहता है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या फंक्शनैलिटी उसकी रिक्वायर्ड है। तो कैसे हम प्रॉब्लम को समझेंगे? डेवलपमेंट टीम मस्ट हैव टू लिसन ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो भी टीम है, उस टीम को ये चाहिए कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब को सुने, उन सब की रिक्वायरमेंट्स को देखे। अब स्टेक होल्डर्स क्या हैं? स्टेक होल्डर्स हमारे बिजनेस के हर वो बंदा जिसको बिजनेस से कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है। डेवलपर्स, जो डेवलपमेंट टीम है, वो इटसेल्फ स्टेक होल्डर होती है। उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर, कोडिंग करने के लिए इंटरव्यूज़ करने वाली टीम, जितनी भी हमारी डेवलपमेंट टीम है, वो सारी स्टेक होल्डर है। एंड यूज़र्स, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को आखिर पे जिन्होंने यूज़ करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर की बात कर लें, वेबसाइट की बात कर लें, अगर आप 22 की बोर्ड की वेबसाइट की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स उस वेबसाइट को यूज़ करते हैं रिज़ल्ट्स चेक करने के लिए, डेट शीट्स चेक करने के लिए, सिलेबस वगैरह चेक करने के लिए। तो वो एंड यूज़र हैं। फिर जो डेवलपर्स हैं, जो उसकी डेटाबेस बना रहे हैं, जो उसमें कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, वो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं। फिर एक तो एंड यूज़र्स वो हैं जो रिज़ल्ट चेक करते हैं। इसके अलावा जो रिज़ल्ट्स अपलोड करते हैं, जो रिज़ल्ट्स फीड करते हैं, वो भी तो यूज़र्स हैं। उसके अलावा ऑनर ऑफ द सॉफ्टवेयर, ऑनर ऑफ द बिज़नेस, ये भी स्टेक होल्डर है। ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे मैंने 22 की बात की, पूरा एक इदारा है, तो गवर्नमेंट उसमें ऑनर होगी। स्पॉन्सर्स, जो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए स्पॉन्सर हैं, जो फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फिनांस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बिज़नेस के कोई पार्टनर्स हैं, तो ये हमने 4-5 कैटेगरीज ऑफ
यूज़र्स देख लिए, स्टेक होल्डर्स बेसिकली हमने देख लिए। अब स्टेक होल्डर सर में होता क्या है, अफेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अगर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो किसी को भी पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में अफेक्ट करता है तो वो हमारे सॉफ्टवेयर का, वो उस सॉफ्टवेयर का स्टेक होल्डर कहलाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव वे से क्या मुराद है, बाज़ लोगों को और बिजनेस को इटसेल्फ सॉफ्टवेयर डायरेक्टली बेनिफिट दे रहा होता है, ठीक है। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे जो कंपेटिटर हैं उनको हमारे सॉफ्टवेयर की वजह से लॉस भी हो सकता है या उनके प्रॉफिट में कमी आ सकती है। सो दैट आर कंपेटिटर्स आर आल्सो स्टेक होल्डर्स। बिजनेस में कुछ ऐसे वीक एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, एजेड एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं जो कि टेक्नोलॉजी से अनअवेयर हैं। अगर सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, सॉफ्टवेयर आ गया, तो वो फिर माइट भी वो वर्क ना सही कर सकें और उनको फायर कर दिया जाए, उनको जॉब से हाथ धोना पड़े। तो स्टेक होल्डर्स हर वो बंदा जो कि सॉफ्टवेयर जिसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है वो स्टेक होल्डर कहलाएगा, ठीक है जी। तो पहली रियलिटी क्या है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर यू बिल्ड अ सोल्यूशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट टाइम हमने इंजीनियरिंग प्रोसेस देखा था और उसमें सबसे पहला स्टेप हमने एनालिसिस देखा। अगर हम प्रॉब्लम को ही सही ना समझ सके और अगर हमने रिक्वायरमेंट सही गैदर ना की तो उसके बाद जो डिज़ाइन बनेगा, जो कोडिंग होगी, उसके बाद वो सारा प्रोसेस हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। सारी चीज़ें हमारी उसी रॉन्ग इंटरप्रेटेड रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ पर गलत हो जाएंगी। इसलिए प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड जो रियलिटी है, डिज़ाइन बिकम्स अ पाइवोटल एक्टिविटी। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में मेजर दो चीज़ें हो सकती हैं, एक उसका डिज़ाइन होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये रियलिटी बता दी गई कि डिज़ाइन किसी भी सॉफ्टवेयर का वो बड़ी फंडामेंटल एक्टिविटी है। और दूसरा जो सॉफ्टवेयर में इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है फंक्शनैलिटी। तो शायद कोई बंदा ये कहे या ये सोच ले कि फंक्शनैलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बट डिज़ाइन इज़ नॉट, so he is wrong. Design also very important in software. The IT requirements demanded by stakeholders grow complex with time. जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टेक होल्डर क्या होते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्टेक होल्डर्स की वो कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही हैं, ठीक है। टीम ऑफ डेवलपर्स क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम्स रादर देन इंडिविजुअल्स। स्टार्ट पे आज से 15-20 साल पहले इंडिविजुअल्स भी, एक आध बंदा भी अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकता था, बना लेता था। अब क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए एक बंदा काफ़ी नहीं है, पूरी डेवलपर्स की टीम होती है। क्योंकि एक बंदा तमाम टूल्स में कह लें या तमाम फील्ड्स में वो बेटर नहीं हो सकता, वो इक्वली बेटर नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में अच्छा है तो शायद वो कोडिंग में अच्छा ना हो, अगर कोई बंदा कोडिंग में अच्छा है तो शायद वो टेस्टिंग में अच्छा ना हो। तो किसी भी तरह से अगर बात कर लें तो आज से पहले चूंकि सॉफ्टवेयर भी इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे तो इंडिविजुअल्स सॉफ्टवेयर बना रहे थे, बना सकते थे। लेकिन आज के दौर में क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पूरी टीम्स वर्क कर रही होती हैं, ठीक है जी। तो द कॉम्प्लेक्सिटी डिमांड्स केयरफुल अटेंशन टू ऑल सिस्टम एलिमेंट्स। तो ये जो सॉफ्टवेयर की इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी है उसका तकाजा ये है कि हर एलिमेंट को केयरफुली डिज़ाइन किया जाए। एंड द बेसिक ऑफ एलिमेंट्स इज डिज़ाइन। फंक्शनैलिटी एंड डिज़ाइन आर टू बेसिक एलिमेंट्स। तो इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह से हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर फिजिकल एग्जिस्टेंस है और सॉफ्टवेयर क्या है जी, फंक्शनैलिटी आमतौर पे डिलीवर करता है। तो यहाँ पर भी जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी एक सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन होता है, लुक एंड फील होती है, ठीक है।
और उसके साथ उसकी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी है। हम अगर किसी वेबसाइट को विजिट करें, अगर हमने कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हम कोई वेबसाइट विजिट करें और किसी ख़ास वेबसाइट का डिज़ाइन, लुक एंड फील, कलर कॉम्बिनेशन अच्छे ना हो, तो हम उस वेबसाइट को छोड़ देते हैं, स्विच कर जाते हैं किसी दूसरी वेबसाइट की तरफ। ठीक है जी। सो डिज़ाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। तीसरी रियलिटी, सॉफ्टवेयर शुड एग्जिबिट हाई क्वालिटी। अब विद ग्रोइंग टाइम जो क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत मैटर करती है। स्टेक होल्डर्स इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन सॉफ्टवेयर। अब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सॉफ्टवेयर के ऊपर रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं। किस तरह से भरोसा करते हैं और किस किस काम के लिए भरोसा करते हैं, उसमें कोई बाउंड नहीं है। ठीक है। फॉर स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी। एक तरह के जो टास्क हैं वो हैं डिसीजन मेकिंग, और दूसरी तरह के टास्क क्या हैं, डे टू डे ऑपरेशंस एंड कंट्रोल। डेली बेसिस पे जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आप किसी भी सुपर स्टोर की बात कर लें, वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, परचेजिंग करते हैं। हर कस्टमर की हर परचेजिंग के साथ एक रिकॉर्ड डाटाबेस में सेव हो जाता है। दूसरा कस्टमर आता है, दूसरी वो परचेजिंग करता है, वो एक दूसरा रिकॉर्ड डाटाबेस में सेव हो जाता है। तो ये जो रिकॉर्ड सेव हो रहे हैं डाटाबेस में, ये क्या है, डे टू डे ऑपरेशन एंड कंट्रोल है। डे टू डे ऑपरेशन, ठीक है जी, जिसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं। ठीक है। ये एक तरह के ऑपरेशंस हैं जिनके हवाले से स्टेक होल्डर्स रिलाई करते हैं सॉफ्टवेयर पे। उसके अलावा दूसरी तरह के ऑपरेशंस जो हैं, जो चीज़ें हैं जिनके हवाले से स्टेक होल्डर रिलाई करते हैं, वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज मच इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक ये डे टू डे ऑपरेशन से ज़्यादा बड़ा टास्क है, और आम सॉफ्टवेयर ये डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प आउट नहीं भी करते। उसके लिए स्पेशल हमें डाटा माइनिंग, नॉलेज बेस, डाटा साइंस के ऊपर वर्क करना पड़ता है। ठीक है। डाटा माइनिंग जिसमें होता क्या है कि हमारे जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, उन सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के बाद कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स और टेक्निक्स यूज़ करके तो हम कोई पैटर्न्स गैदर करते हैं, और उन पैटर्न्स की बेस पे फिर डिसीजन मेकिंग की जाती है। ठीक है। तो अभी ये चूंकि हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए आपको बता दिया सिंपल कि हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं वो रिलाई करते हैं सॉफ्टवेयर पे, और हर तरह से रिलाई करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए भी रिलाई करते हैं। अब डिसीजन मेकिंग हमारी फ्रीक्वेंट नहीं होती, डिसीजन मेकिंग डे एंड पे होगी या वीक एंड पे होगी या फिर वो आफ्टर अ मंथ होगी। ठीक है। लेकिन जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं वो हर वक्त का काम है, हर वक्त ऑपरेशन हो रहा है, हर वक्त ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस। जितना बिजनेस का साइज बड़ा होगा उतनी ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होंगी। अगर गली में एक छोटी सी शॉप है, कोई शॉपकीपर बैठा हुआ है, कोई चीज़ें बेच रहा है, तो उसके पास शायद ट्रांजैक्शन रेट बहुत कम हो। लेकिन अगर कोई सुपर स्टोर है, वहाँ पर बेशुमार कस्टमर्स एक ही वक्त में शॉपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो उस हिसाब से ट्रांजैक्शंस भी कम या ज़्यादा हो सकती हैं। इफ द सॉफ्टवेयर फेल्स, अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि रिलाई कर रहे हैं स्टेक होल्डर सॉफ्टवेयर पे, पीपल एंड मेजर एंटरप्राइजेज, पीपल से मुराद छोटे सॉफ्टवेयर भी होंगे जो किसी पीपल को, किसी बंदे को बेनिफिट दे रहे हैं, एंड मेजर एंटरप्राइजेज कैन एक्सपीरियंस एनीथिंग फ्रॉम माइनर इनकन्वीनियंस टू कैटास्ट्रॉफिक फेलवर्स। छोटी छोटी इनकन्वीनियंस से लेकर कैटास्ट्रॉफिक, जो कि बहुत बड़े बड़े नुकसानात हैं, वहां तक ये सॉफ्टवेयर डैमेज कर सकता है। इफ द सॉफ्टवेयर फेल्स, अगर फेल हो जाए, पीपल से क्या मुराद है, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहा था, आई एम अ सिंगल पर्सन, तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो फेल हो गया, उसने रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया, और मैं अनलकीली मैंने अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया था। ठीक है। तो क्या होगा, मेरा डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम, उसमें जो मैंने लास्ट टाइम सेव किया था वो तो रिकवर हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन सिंस लास्ट सेव, अब तक जो मैंने काम किया वो मेरा लॉस्ट हो जाएगा। तो ये पीपल भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं, एंटरप्राइजेज भी अफेक्ट हो सकती हैं,
अगर किसी सुपर स्टोर का सॉफ्टवेयर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और वहाँ पे उस वक्त फॉर एग्जांपल हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर मौजूद हैं, तो कैसे आप उनको उनके बिल कैसे बनाएंगे, सारा सारा कुछ ही धर्म भरम हो जाएगा। तो अगर सॉफ्टवेयर फेल हो जाए तो छोटे से छोटे प्रॉब्लम से लेके बड़े बड़े प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए हाई क्वालिटी इज नाउ हैव टू अचीव। ठीक है जी। देन उसके बाद जो रियलिटी है, सॉफ्टवेयर शुड बी मेंटेनेबल। अब मेंटेनेबल से क्या मुराद है, सॉफ्टवेयर बन गया, अब सॉफ्टवेयर विद द ग्रोइंग नीड्स हमने उसको मेंटेन भी करना है, उसको अपडेट भी करना है। एज द अपेरेंट वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ग्रोज, जब किसी भी एप्लीकेशन किसी भी सॉफ्टवेयर की वैल्यू ग्रो करती है, उसकी वैल्यू उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, द लाइकलीहुड इज दैट इट्स यूजर बेस एंड परमानेंसी विल आल्सो ग्रो। जब शुरू पे फेसबुक आया उस वक्त उसकी यूजर बेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, जब शुरू पे व्हाट्सएप आया उसके यूजर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि फेसबुक के व्हाट्सएप के कितने यूजर्स हैं। तो जैसे किसी एप्लीकेशन कोई एप्लीकेशन आती है, लॉन्च होती है, कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, तो उसके लॉन्च होने के बाद ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन, उसके बेनिफिट्स की वजह से यूज़र बेस भी बढ़ जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस उसकी परमानेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर, वी हैव टू मेंटेन द एप्लीकेशन। ठीक है जी। As its user base and time in use increases, demand for operation and enhancement will also grow. Adoption and enhancement, तो उसकी जो adoption है with the new changings, new requirements, उसकी adoption और enhancement वो change हो जाती है। हमें उसकी उसकी नई requirements के according हमें सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, नई चेंजिंग्स के साथ अडाप्ट करना पड़ता है, अपने सॉफ्टवेयर को एनहांस करना पड़ता है। ठीक है। तो ये कुछ रियलिटीज़ थी टूवर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिनको जहन में रखना ज़रूरी है। तो these simple realities lead to one conclusion: software in all of its forms and across all of its application domains should be engineered। तो सॉफ्टवेयर को हम मामूली सिंपल नहीं ले सकते। सॉफ्टवेयर जितने ये ज़्यादा इनकी फंक्शनैलिटी होगी, जितना हम इन पे रिलाय करना है हमने, उतना ज़्यादा इनको अच्छे तरीके से इंजीनियर्ड करना पड़ेगा, इनको अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। ऐसे ही ये मामूली सा काम नहीं है कि आप इसको ऐसे जनाब बना लें और कर लें। ये इसके लिए मुनासिब प्लानिंग, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, पूरा एक प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइएबल अप्रोच। पूरी अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा और पूरी अप्रोच को फॉलो करते हुए हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे। पूरा इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। जो हमने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, सारे प्रोसेस को हमें बड़ा केयरफुली उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ लेयर्ड टेक्नोलॉजी। अब ये एक और बात आ गई कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक लेयर्ड टेक्नोलॉजी है। ठीक है। लेयर्ड किसे कहते हैं? लेयर्स, डिफरेंट हमारे पास लेयर्स होंगी। ठीक है। पर्दे होंगे डिफरेंट हमारे पास, उसके परत होंगे। एनी इंजीनियरिंग अप्रोच इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मस्ट रेस्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट टू क्वालिटी। कोई भी जो इंजीनियरिंग फील्ड है उसमें जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो उसकी क्वालिटी होती है। ठीक है। अगर हमने कोई इंजीनियरिंग प्रोसेस अडॉप्ट किया कुछ भी बनाने के लिए, चूंकि हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर को ही डिस्कस करेंगे। अगर हमने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इंजीनियरिंग प्रोसेस अडॉप्ट किया, बड़ा केयरफुल प्रोसेस हमने लॉन्च किया, चलाया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर क्वालिटी अचीव नहीं हुई, देन व्हाट वी कैन से, हम क्या कहेंगे वहाँ पर? तो यूँ कह लें कि हमारा सारा प्रोसेस, सारा वर्क वेस्ट हो गया। ठीक है जी। द बेड रोक दैट सपोर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ क्वालिटी फोकस। तो हमारी जो लेयर टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसमें जो बेड रॉक है, जो एक्चुअल बेस है, वो क्वालिटी है। मेन फोकस क्वालिटी पर होता है।
हमने जो भी काम करना है वो किस पर्पज से, किस इंटेंशन से करना है कि वी आर गोइंग टू अचीव, वी आर गोइंग टू डेवलप क्वालिटेटिव सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। इसके बाद क्वालिटी फोकस के साथ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेयर्ड प्रोसेस है, इस उसमें हम प्रोसेस को देखेंगे, मेथड्स को देखेंगे और टूल्स को देखेंगे। लेयर टेक्नोलॉजी में ये तीन चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इन तीनों चीज़ों का जो मेन फोकस होता है, मेन टारगेट होता है, वो क्वालिटी होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर टेक्नोलॉजी में प्रोसेस क्या होता है, मेथड्स क्या हैं और टूल्स क्या हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले ज़रा सा बता दूं कि टूल तो हम किसी भी ऐसे औजार को कहते हैं जो कि हमारे काम को आसान कर दे। अगर हम रियल वर्ल्ड में बात करें तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एक औजार है, ऐसा एक टूल है जो कि हमारे काम को आसान करे, तो वो बड़ा हेल्पफुल होगा डेवलपमेंट में, किसी भी जगह पर, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल वर्क में और सिविल वर्क्स में बेशुमार टूल्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। फिर मेथड क्या होता है? मेथड कहते हैं किसी तरीके को, किसी ख़ास तरीके को जिसके ज़रिए से हम कोई वर्क, कोई टास्क अचीव करते हैं। और प्रोसेस एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल देखा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखा, वो सारा एक प्रोसेस है। ठीक है। अब हम इसको बहरहाल डिटेल में देखते हैं। द फाउंडेशन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस लेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट टू अचीव अ फिजिबल सोल्यूशन। तो इस सारे प्रोसेस का जो लुबे लुबाब है, हम प्रोसेस को अडॉप्ट क्यों करते हैं? ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम का फिजिबल सोल्यूशन अचीव कर सकें। ठीक है जी। ये सारा प्रोसेस कैरिड आउट किया जाता है, इस सारे प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है, सारा प्रोसेस हम चलाते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू गिव द फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है जी। इन एसई प्रोसेस टेक्निकल मेथड्स आर अप्लाइड। मेथड को हम अभी डिटेल में देखेंगे, मेथड होता क्या है। मेथड वे टू वर्क होता है, हाउ टू अचीव सम टास्क। वर्क प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी। और लास्ट लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम कोई भी किसी भी फेज़ पर काम कर रहे होते हैं तो उस फेज़ में एक प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। जैसे मॉडल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, डाटा रिपोर्ट्स हैं, फॉर्म्स हैं, तो वर्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। माइलस्टोन्स आर एस्टैब्लिश्ड, क्वालिटी इज एंश्योर्ड एंड चेंज इज प्रॉपरली मैनेज्ड। ठीक है। क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है, माइलस्टोन अचीव होते हैं, माइलस्टोन एस्टैब्लिश होते हैं। ठीक है। चेंज क्या है जी? हमारे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें चेंजिंग्स आ जाती हैं। ठीक है। सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करना हम स्टार्ट करते हैं तो कस्टमर की तरफ से, ऑनर की तरफ से, जो एंड यूज़र्स हैं उनकी तरफ से चेंज आना शुरू हो भी जाती हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई सूट स्टिच करने के लिए दिया टेलर को, और अभी हम आज स्टिचिंग का ऑर्डर दे के आए हैं, शाम को फिर उसको फ़ोन कर रहे हैं जी इसमें ये चेंजिंग कर दें। हमने सोचा कि ये इस तरह से नहीं, मैं इस तरह से बनवाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में भी चेंजिंग्स आती हैं। अब जो हम वर्क प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ये देखें यहाँ पर, जब हम एनालिसिस फेज में फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं इसको सिर्फ इंक्लूड करना चाह रहा था, तो फिजिबिलिटी स्टडी अगर हम करेंगे, ये लास्ट टाइम हमने डिटेल से डिस्कस किया था, फिजिबिलिटी स्टडी के रिस्पॉन्स में एक रिपोर्ट जनरेट होगी। ठीक है। तो इसी तरह से डिज़ाइन फेज़ पे जब हम आएंगे तो डिज़ाइन फेज़ में क्या होगा? डिज़ाइन फेज़ में डायग्राम्स जनरेट होंगी। ठीक है। तो कोई भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस टास्क में वर्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं, आउटपुट्स आती हैं। ठीक है जी। तो ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के, यूँ कह लें कि पार्ट्स हैं। टेक्निकल मेथड अप्लाई किए जाते हैं, वर्क प्रोडक्ट
प्रोड्यूस होती हैं, माइलस्टोन अचीव किए जाते हैं, क्वालिटी को मद्देनज़र रखा जाता है और चेंज को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। ये सारा प्रोसेस का पार्ट है। अच्छा, प्रोसेस हो गया। उसके बाद जो हमारा लेयर टेक्नोलॉजी है उसमें अपवर्ड जो स्टेप आता है वो है मेथड्स का। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स प्रोवाइड द टेक्निकल हाउ टूज फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर। करना कैसे है, हाउ टू अचीव सम टास्क, हाउ टू डू सम वर्क, मेथड ये बताता है। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में हमें कई एक टास्क छोटे छोटे परफॉर्म करना पड़ते हैं। इंटरव्यू कैसे करना है, रिक्वायरमेंट्स गैदर कैसे करनी है, ठीक है, हमने डिज़ाइन कैसे बनाना है, हाउ टू डिज़ाइन, हाउ टू गैदर रिक्वायरमेंट्स, हाउ टू कोड, ये सारे मेथड्स हैं। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कई एक मेथड्स भी देखेंगे। ठीक है, मेथड्स इंक्लूड अ ब्रॉड अरे ऑफ टास्क दैट इंक्लूड कम्युनिकेशन, हमें कम्युनिकेशन करना पड़ती है, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करना पड़ता है, डिज़ाइन बनाना पड़ता है, डाटा मॉडलिंग, डिज़ाइन मॉडलिंग करना पड़ती है, प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन कोडिंग करना पड़ती है, टेस्टिंग करना पड़ती है। उसके बाद सपोर्ट क्या है, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम वी हैव टू सपोर्ट द कस्टमर। तो इन तमाम टास्क में हम जो प्रेस्क्राइब्ड मेथड्स हैं वो फॉलो करेंगे। ठीक है, कि हमने कम्युनिकेशन कैसे करनी है ये हमें मेथड बताएगा, हमने प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, ये हमें मेथड बताएगा। ठीक है जी, तो कई हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, ये हम जैसे जैसे हमारा कोर्स ग्रो करेगा हम चीज़ों को मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। मेथड्स के बाद है टूल की हमने बात की। टूल क्या होता है, टूल कोई भी ऐसा आला जो कि हमारे काम को आसान कर दे। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इटसेल्फ एक टूल है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये एक टूल है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने में भी तो कई सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे आपने डिज़ाइन बनाना है, आपने रिक्वायरमेंट्स फर्ज करें गैदर करनी है, पहला ही फेज़ है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। तो उसके लिए आपने कोई कस्टमर्स के जो एंड यूज़र्स हैं उनके इंटरव्यूज़ करने हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ करने हैं। तो इंटरव्यू करने के लिए डेफिनेटली आपको पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा मैंने क्या क्या पूछना है। उसके लिए आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपने एक बनाया, इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपने उसके ऊपर लिखे। तो ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपने क्या यूज़ किया, MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड क्या है, MS वर्ड इज़ अ टूल। मैंने ये स्लाइड्स बनाने के लिए एक टूल यूज़ किया, वो क्या है, MS पावर पॉइंट। ठीक है जी, तो ये तो मैं सिंपल से टूल्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स टूल्स भी हो सकते हैं, डेटाबेस डिज़ाइनिंग का टूल हो सकता है। ठीक है, डाटा मॉडलिंग के लिए कोई टूल हो सकते हैं। तो ये टूल करते क्या हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स प्रोवाइड ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट फॉर द प्रोसेस एंड द मेथड्स। ये टूल्स हमें प्रोसेस और मेथड्स को मुकम्मल करने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो व्हेन टूल्स आर इंटीग्रेटेड सो दैट इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाय वन टूल कैन बी यूज्ड बाय अनदर। अगर हम सिस्टमेटिकली टूल्स को यूज़ करेंगे तो एक टूल ने जो आउटपुट दी, ठीक है, वो दूसरे टूल में दूसरी जगह पर दूसरे फेज में भी वो इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, तो बहरहाल टूल, सिंपल सी बात यह है, टूल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारे टूल्स सॉफ्टवेयर लेवल के होंगे। MS वर्ड एक टूल है, MS पावर पॉइंट एक टूल है, फोटोशॉप एक टूल है। ठीक है, इनको यूज़ करते हुए हम अपने काम को आसानी से अचीव कर लेते हैं। DBMS एक टूल है। ठीक है, तो हम बेशुमार टूल्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह देखेंगे उनको, पढ़ेंगे। एक्चुअली ये एज सच कोई प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हम इसको देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हमारा ये एक जो टॉपिक था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसकी रियलिटीज़ हमने डिस्कस की, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने देखे। ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया। हमने लेयर टेक्नोलॉजी देखी, लेयर टेक्नोलॉजी में टूल्स, मेथड्स, प्रोसेस देखे। तो ये वाला हमारा टॉपिक मुकम्मल है। इसको मैं विद इन कपल ऑफ मिनट्स इसको मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि बात हमारी हम उसको समेट लें। हमने देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब जो मौजूदा हालात हैं, सॉफ्टवेयर हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं, कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनमें इजाफा हो चुका है, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गए हैं। उसके लिए कुछ रियलिटीज़ को देखना ज़रूरी है। पहली रियलिटी प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है, दूसरी रियलिटी डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तीसरी रियलिटी क्वालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी को अचीव करना पड़ेगा। चौथी रियलिटी कि हमारे सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल होने चाहिए, हम उनको विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, अगर हमारा सॉफ्टवेयर उसका यूजेज बढ़ गया है तो हम उसको अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर सकें, उसको एनहांस कर सकें, ठीक है। और उसके अलावा हमने कहा कि ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग प्रोसेस हमें चाहिए, ठीक है जी। तो साथ हमने ये कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक लेयर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसमें क्वालिटी पे मेन फोकस होता है। उसके अलावा इस टेक्नोलॉजी में प्रोसेस, मेथड और टूल बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है जिसमें हम स्टार्ट से लेकर फ्रॉम डिफाइनिंग द प्रॉब्लम से लेकर ऑफरिंग फिजिबल सोल्यूशन तक मुकम्मल हम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। बेशुमार चीज़ें इसमें आ जाती हैं, वो सारी हमने डिस्कस की। टेक्निकल मेथड्स हैं, वर्क प्रोडक्ट्स हैं, माइलस्टोन्स हैं, क्वालिटी को देखा जाता है और चेंज को मैनेज, इसके अलावा भी चीज़ें इसमें मज़ीद आ जाती हैं। प्रोसेस, उसके बाद हमारे मेथड्स हैं, मेथड हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम करना कैसे है। उसके बाद हमारे टूल्स हैं, टूल्स हमें काम करने में असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब नया टॉपिक हमारा शुरू हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, ठीक है। जो हमने लेयर टेक्नोलॉजी देखी उसमें क्वालिटी के बाद प्रोसेस का नाम आता है, प्रोसेस की बारी आती है। अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को डिटेल से देखेंगे और तकरीबन 32 मिनट्स हो गए हैं, हमने इसको वाइंड अप भी करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, a process is a collection of activities, actions and tasks that are performed when some work product is to be created। जब हमें कोई भी प्रोडक्ट बनानी पड़ती है, ज़रूरत पेश आ जाती है, सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, हमें कोई घर बनाना पड़ता है, कुछ भी बनाना पड़ेगा, तो अब चूंकि हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम सॉफ्टवेयर ही बनाते हैं। तो जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी तो उसके लिए हमें कई एक एक्टिविटीज़, एक्शंस और टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन सब को अगर हम कोलेक्टिवली अगर हम इनको कोई नाम दें तो वो है प्रोसेस, ठीक है। हमें पूरा एक प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता है और उस प्रोसेस में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ एक्शंस, मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। अपेरेंटली तीनों वर्ड सेम मीनिंग देते हैं, टास्क, एक्शन और एक्टिविटी सेम मीनिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, उसको हम देखेंगे आगे डिफरेंस क्या है। तो बहरहाल प्रोसेस में कोई भी प्रोडक्ट बनाने में हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अ प्रोसेस डिफाइंस हु इज़ डूइंग व्हाट, व्हेन एंड हाउ टू रीच अ सर्टेन गोल, ठीक है। प्रोसेस में क्या होता है, हमें व्हाट, व्हेन, हाउ, हु ये चीज़ें डिस्कस करना पड़ती हैं, इन चीज़ों पे हमें काम करना पड़ता है। हु, पीपल, ठीक है, हमें अप्रोप्रिएट पीपल डेजिग्नेट करना पड़ते हैं। फॉर व्हाट टू डू, कम्युनिकेशन करनी है, डिज़ाइन करना है, कोडिंग करनी है, तो कौन करेगा, ठीक है। व्हेन, कब करेगा, बाज़ टास्क डिपेंडेंट होंगे, बाज़ टास्क इंडिपेंडेंट होंगे, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ, कैसे करेगा, मेथड क्या होगा, ठीक है। तो ये सारा हमारा प्रोसेस है, कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इट इज कॉल्ड प्रोसेस। एन एक्टिविटी, अब हम एक्टिविटी और टास्क और एक्शन को
डिस्टिंग्विश करते हैं। एक्टिविटी अटेम्प्ट्स टू अचीव अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। एक्टिविटी क्या करती है, क्या कोशिश होती है एक्टिविटी में कि हम एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। ठीक है, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर। आई कैन से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ मिसाल से समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपकी एमसीएस पीएचडी के टारगेट में, पीएचडी आपका गोल है, तो आपकी डिग्री एमसीएस, वो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक एक्टिविटी है। ठीक है जी, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद है एक्शन। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। डिज़ाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है एसडीएलसी का। तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का एक पार्ट है। तो एक्शन क्या है, एक्शन क्या है, एनकम्पासेस अ सेट ऑफ टास्क। एक्शन में हमारे पास कुछ सेट ऑफ टास्क होते हैं, छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे काम एक एक्शन में हम परफॉर्म करते हैं। दैट प्रोड्यूस अ मेजर वर्क प्रोडक्ट, जो कि एक अहम वर्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब हमने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इस पे काम करना शुरू किया तो इसकी वर्क प्रोडक्ट क्या थी, इसकी वर्क प्रोडक्ट थी डिज़ाइन मॉडल। ठीक है, जब हमने कम्युनिकेशन करना शुरू की कस्टमर, एक और मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ, यहाँ पर उसने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की मिसाल दी है, मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन करना शुरू की। कम्युनिकेशन क्यों करना शुरू की, कम्युनिकेशन करना शुरू की स्टेक होल्डर्स के साथ। उसका पर्पज़ क्या था कि हम अपनी प्रॉब्लम को क्लियर कर लें। हमने बनाना क्या है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी वो हमने क्लियर करनी है। कम्युनिकेशन हमने करना शुरू की। कम्युनिकेशन में क्या क्या किया, हमने इंटरव्यूज़ किए, हमने मीटिंग्स की, हमने ऑनर के साथ मीटिंग की, हमने कस्टमर के साथ मीटिंग्स की, हमने कई परफॉर्मर्स फिल करवाए, हमने इंटरव्यूज़ किए, वर्किंग प्लेस जाके हमने विजिट की, प्रॉब्लम हमने क्लियर कर ली, हमें समझ आ गई कि सॉफ्टवेयर किस तरह का चाहिए। ठीक है, तो जो हमने इंटरव्यूज़ किए, जो हमने सारे टास्क परफॉर्म किए, उनकी एक वर्क प्रोडक्ट क्या थी, उनकी एक वर्क प्रोडक्ट थी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जिसे हम एसआरएस भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। तो हमने ये सारे टास्क परफॉर्म किए, हमने इंटरव्यूज़ किए, हमने एनवायरनमेंट को जाके रीड किया, हमने स्टेक होल्डर से डिस्कशंस की। ठीक है, और ये सारे टास्क परफॉर्म करने के बाद, ये सारे एक्शंस परफॉर्म करने के बाद हमने एक एसआरएस बना लिया, डॉक्यूमेंट बना लिया। एसआरएस क्या है, एसआरएस ये वर्क प्रोडक्ट है। ठीक है जी, मेजर वर्क प्रोडक्ट। तो एक्शन से मुराद क्या वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद है टास्क। टास्क फोकसेस ऑन अ स्मॉल बट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल कंडक्टिंग अ यूनिट टेस्ट। कंडक्टिंग अ यूनिट टेस्ट, टेस्टिंग भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। तो टेस्टिंग की कई एक टाइप्स हैं। यूनिट टेस्ट से मुराद है कि आपने एक छोटा सा यूनिट बनाया, ठीक है, जो कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर का एक स्मॉल पार्ट है। सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा था, ठीक है, उसका एक स्मॉल पार्ट आपने बनाया, ये एक यूनिट कहलाएगा। तो इसको आपने टेस्ट किया कि ये यूनिट सही काम कर रहा है कि नहीं, तो ये टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग कहलाएगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी, एक्शन, टास्क, अगर मैं इसको अपने पीएचडी के रेफरेंस में डिस्कस करूं तो पीएचडी हमारा मेन टारगेट था, गोल था, और उसमें एक्टिविटी क्या था, एमसीएस की डिग्री। ठीक है, और उसमें एक्शन क्या होगा, एक्शन हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक जो है वो सब्जेक्ट वो एक्शन है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका एक्शन हो, और जो टास्क है वो क्या है, टास्क आपका है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया था, उस प्रोजेक्ट को बनाना। ठीक है, तो बहरहाल अगर हम इसको एक और रेफरेंस से डिस्कस करें तो टास्क एक स्मॉलेस्ट वर्क होता है, छोटा काम। एक्शन में बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, 2 से लेकर ज़्यादा सेट ऑफ टास्क हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, सेट ऑफ टास्क। ठीक है, टास्क एक बिल्कुल यूनिट वर्क होता है, एक्शन में कुछ टास्क मिल जाते हैं, और एक्टिविटी में काफ़ी सारे एक्शंस आ जाते हैं।
एक्टिविटी एक्शन से भी बड़ा काम है, ठीक है जी। तो द इंटेंट इज ऑलवेज टू डिलीवर सॉफ्टवेयर इन टाइमली मैनर विद द क्वालिटी विद द एंड विद सफिशिएंट क्वालिटी टू सेटिस्फाई। एक तो हमारे सारे जो हम ये बात कर रहे हैं प्रोसेस की, इसका जो सारा टारगेट है वो क्या होता है, इंटेंट क्या होता है, पर्पस क्या होता है। पर्पस ये होता है कि हम टाइमली और क्वालिटी वाला और यूज़र की सेटिस्फेक्शन वाला सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दें। ये हमारा पर्पस होता है, ये हमारा इंटेंट होता है कि विद इन टाइम फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था। तो विद इन टाइम हमें सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और कस्टमर उससे सेटिस्फाई भी होना चाहिए। दोज हु हैव स्पॉन्सर्ड इट्स क्रिएशन, जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए स्पॉन्सर किया, जिन्होंने फंड्स देने हैं, आमतौर पे ऑनर खुद ही फंड्स ऑफर करता है, प्रोवाइड करता है, और उनको भी सेटिस्फाई करना है जो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टेक होल्डर्स बेशुमार हैं, उन सब को देखना है। फॉर दिस पर्पज प्रोसेस फ्रेमवर्क, अब इस टॉपिक में एक और इम्पोर्टेंट दो चीज़ें आ रही हैं। फॉर दिस पर्पज प्रोसेस फ्रेमवर्क with number of framework activities establish the foundation, and umbrella activities that are applicable across the entire software process are important। तो ये रोल प्ले करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में क्या होता है जी, एक तो प्रोसेस फ्रेमवर्क है और एक अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या है, अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ क्या हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अ जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एनकम्पासेस 5 एक्टिविटीज़, ठीक है। ये जेनेरिक के वर्ड को समझ लें। जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क, जनरल जो एक्टिविटीज़ हैं वो 5 होंगी, ठीक है, जिसको मैं आपको सिर्फ रेफर करना चाह रहा हूँ, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में भी इंजीनियरिंग प्रोसेस के नाम से डिस्कस किया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन के नाम से डिस्कस किया था। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था, आज फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर भी जो बुक ने, ये सारा मटेरियल बुक से लिया गया है, यहाँ पर भी बुक ऑथर ने जेनेरिक प्रोसेस की बात की है, जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात की है। जेनेरिक से मुराद ये होता है कि जनरल, ठीक है, उसमें कमी बेशी हो सकती है, उसमें कुछ चीज़ें कम या ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसमें 5 एक्टिविटीज़ हैं मेजर, हमारे जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क में टोटल एक्टिविटीज़ 5 हैं। पहली है कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। तो इनमें से मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ तो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन में डिस्कस कर ली थी, और जो नहीं की थी वो सिर्फ नाम का हेर फेर है, नाम आगे पीछे या नामों में प्रॉब्लम है, ठीक है। वहां पर हमने कहा था एनालिसिस और डिज़ाइन, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली वहां पे पहुंचा दूं, बल्कि यहाँ पर हम एक डायग्राम ऐड कर लेते हैं जी। तो ये हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था इंजीनियरिंग प्रोसेस, इंजीनियरिंग की डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की थी, उसमें देख लें ये एनालिसिस है, यहाँ पर कम्युनिकेशन है, इधर प्लानिंग है, यहाँ पर प्लानिंग नहीं है, डिज़ाइन है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन और प्लानिंग, तो ये एनालिसिस में यूँ कह लें कि आ जाते हैं। उसके बाद है मॉडलिंग, ये डिज़ाइन को मॉडलिंग भी कह सकते हैं, कहते हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है, कंस्ट्रक्शन से मुराद है कोडिंग, डेवलपमेंट, कोडिंग। उसके बाद है डिप्लॉयमेंट से क्या मुराद है, ये यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का फेज़ मौजूद है। और इस सारे प्रोसेस, जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क में टेस्टिंग नहीं इंक्लूड की गई, और फिर डिप्लॉयमेंट के बाद मेंटेनेंस नहीं इंक्लूड की गई, ठीक है। तो बहरहाल ये जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क है, कंस्ट्रक्शन के बाद टेस्टिंग नहीं है। जब हमने अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना है तो जाहिर बात है कस्टमर को डिलीवर करने से पहले टेस्टिंग होनी है। तो ये जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, ठीक है जी। डिप्लॉयमेंट के बाद सॉफ्टवेयर हमारा चूँकि चलता रहता है, ठीक है, तो मेंटेनेंस भी आएगी, ठीक है जी।
तो इन 5 एक्टिविटीज़, ये हमारी 5 एक्टिविटीज़ जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क कहलाती हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में ये 5 एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कम्युनिकेशन, हम स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। करते क्यों है? कम्युनिकेशन का पर्पज़ क्या होता है? ताकि हमें प्रॉब्लम सही से समझ आ जाए, ठीक है। और उस कम्युनिकेशन में हम इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, स्टेक होल्डर्स के केस स्टडीज़ डिस्कस कर सकते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर बिजनेसेस की केस स्टडीज़ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्लानिंग में क्या है, हमने एनालिसिस करना होता है, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं उनका एनालिसिस करना होता है। और फिर उसके उन रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद जो SRS डॉक्यूमेंट बना, उसके मुताबिक हमने डिसाइड ये करना होता है कि कौन बंदा, कौन पर्सन कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। ये सारा प्लानिंग है। उसके बाद मॉडलिंग में हम क्या करते हैं जी, डिज़ाइंस बनाते हैं। डिज़ाइन, डाटा मॉडलिंग, मुख्तलिफ डिज़ाइन इसमें इस फेज़ में बनाए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डाटाबेस डिज़ाइन, ठीक है, डाटाबेस डेवलपमेंट। और अगर हम इन 5 जो हमारे पास जेनेरिक फ्रेमवर्क, प्रोसेस फ्रेमवर्क की एक्टिविटीज़ हैं, इसमें अगर टेस्टिंग नहीं है तो कोडिंग के साथ ही टेस्टिंग भी शामिल है। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि टेस्टिंग लाजमी नहीं है कि हमने कोड करने के बाद ही करनी है। जब हम पहला लाइन ऑफ कोड लिखते हैं उस वक्त भी साथ साथ टेस्टिंग हो रही होती है। एक बंदा कोडिंग कर रहा है, अगर उसमें कोड में कोई एरर आ गया तो डेफिनेटली वो वहां पर भी टेस्टिंग कर रहा है, उसका जो IDE है वो भी एरर्स को देख रहा है, ठीक है। फिर है डिप्लॉयमेंट, इसमें इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग वगैरह आ जाती है। तो ये हमारे पास जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये वो एक्टिविटीज़ हैं, ये वो प्रोसेसेस हैं जो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए गो थ्रू करना पड़ता है, हमें इस सारे प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, तब जाके प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है। फिर अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ हैं। अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ क्या है? अम्ब्रेला किसे कहते हैं? अम्ब्रेला कहते हैं छतरी को, ठीक है। छतरी क्या होती है? छतरी के नीचे खड़े होने वाले सारे लोगों को छतरी कवर कर लेती है। तो अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि सारे SE प्रोसेस में, जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क में, शुरू से लेके फ्रॉम स्टार्टिंग टूवर्ड्स एंडिंग, ये एक्टिविटीज़ इकट्ठी चलती रहती हैं। ये पूरे प्रोसेस को ढांप के रखती हैं अम्ब्रेला एक्टिविटीज़, ठीक है। टिपिकल अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ इंक्लूड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, टेक्निकल रिव्यूज़, मेजरमेंट, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन। अब प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल क्या है? प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, हमने प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसमें कहीं पे कमी बेशी तो नहीं है, ठीक है। प्रोग्रेस वो हमने चेक करना होती है, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। अगर कहीं पे कोई कमी बेशी है तो उसको हमने कंट्रोल करना है, उसको हमने मैनेज करना है, उसको हमने देखना है, ट्रैक करना है कि हमारा कितना प्रोजेक्ट हो गया है, कितना काम हो गया है, कितना रहता है। ये अम्ब्रेला एक्टिविटी है। ये पहले दिन से, पहले लम्हे से लेके प्रोजेक्ट मुकम्मल होने तक चलेगी। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क हमने आइडेंटिफाई करना होता है, असेस करना होता है और फिर उसको ख़त्म करने की कोई तदबीर करना होती है। और ये रिस्क भी हम शुरू से जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वहाँ से हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में ये एक रिस्क शामिल है, कोई ख़ास हमें स्किल यूज़ करना था, वो स्किल हमारे पास, हमारी डेवलपमेंट टीम के पास नहीं है, ठीक है। उसको वो रिस्क है, वो हमारे पास स्किल का ना होना ये एक रिस्क है। उस रिस्क को कैसे हमने मैनेज करना है, किस तरह से उसको हमने मिटिगेट करना है, उसका क्या सोल्यूशन निकालना है। तो ये भी अम्ब्रेला एक्टिविटी है। थ्रू आउट प्रोसेस ये चलती है, थ्रू आउट हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में चलेगी। क्वालिटी एश्योरेंस हमने डिस्कस किया, बेड रॉक है पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो हमारे पास एक लेयर टेक्नोलॉजी है उसका बेड रॉक है। तो ये भी अम्ब्रेला एक्टिविटी है, पूरे प्रोसेस में साथ साथ चलेगी। और आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्वालिटी कोई इंजेक्शन नहीं है कि आप एकदम से लगाएंगे तो जनाब वो पेशेंट जो है वो तंदुरुस्त हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्वालिटी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये एक ऐसा काम है, ऐसा एक टास्क है जिसको आप पहले लम्हे से लेकर
फॉर एग्जांपल हम ये कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, मैं ऐसा करूं कि जनाब मैं पहले 10 लेक्चर आपको सही से पढ़ाऊं ही ना, और 11वें लेक्चर में जाके मैं क्वालिटी का एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊं आपके, लो जी कमाल कोर्स बड़ा अच्छा चल रहा है। तो कैसे क्वालिटी आएगी कि पहले दिन से, पहले लम्हे से हमने उसको अच्छे तरीके से लेके चलना है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, ठीक है। उसमें हमने कोई रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में कोई डेफिशिएंसी नहीं छोड़नी, ठीक है, प्लानिंग में कोई डेफिशिएंसी नहीं छोड़नी, कम्युनिकेशन में कोई डेफिशिएंसी नहीं छोड़नी। तो एंड तक हम ये लेके चलेंगे, क्वालिटी तब हमारी अश्योर होगी। टेक्निकल रिव्यूज, ट्रैकिंग एंड कंट्रोल है, टेक्निकली हम उसके रिव्यूज देखेंगे। मेजरमेंट हम करते हैं, टाइम कितना रह गया है हमारे पास जो बजट था उसमें उसकी क्या सूरत हाल है, ये मेजरमेंट्स हम कई करते रहते हैं साथ साथ अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक हमने कंपोनेंट बनाया, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट बनाया, ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में इकट्ठे कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको कॉन्फ़िगर करना होता है, इकट्ठे काम करवाना होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है जी। रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट, कई दफ़ा हम एक टास्क परफॉर्म करते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो स्पेसिफिक टास्क किसी एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, वो अक्सर प्रोजेक्ट्स में यूज़ होना है। हमने एक इंटरव्यू करने के लिए हमने एक परफॉर्मा डिज़ाइन किया, हमने कहा ये जो परफॉर्मा है ये जेनेरिक है, ये इस करंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में भी यूज़ होगा, किसी और प्रोजेक्ट में भी ये यूज़ हम करेंगे, तो इसको रीयूजेबिलिटी के लिए हम इसको मज़ीद पॉलिश कर लेते हैं, अच्छा बना लेते हैं, ताकि हम इसको अक्सर प्रोजेक्ट्स में रीयूज़ कर सकें, ठीक है। वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, फिर हमारे अचीवमेंट्स हैं जो हमने अचीव किए हैं उनको देखना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, ठीक है। अब हम वाइंड अप इसको करने जा रहे हैं। जैसे ये एक अम्ब्रेला है, इसमें सारी जो अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ हैं वो सारे प्रोजेक्ट में चलेंगी, ट्रैकिंग कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, टेक्निकल रिव्यूज़, मेजरमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट एंड वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट को ढांप के रखेंगी और हमारा प्रोजेक्ट के जो जेनेरिक प्रोसेस एक्टिविटीज़ हैं, जो जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क है हमारा, उसमें कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट शामिल हैं। तो आपको ये बता दिया कि ये जो हमारे पास ख़ास तौर पे अगर इनकी बात करूं जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क की, तो ये हमारे पास जो फेजेस हैं ये 5 से बढ़ के 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जो आगे चल के हमने मल्टीपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखने, SDLC कई एक मॉडल्स हमने कई एक पढ़ने हैं, आपने पहले भी पढ़े होंगे। उसमें ये सारे फेजेस किसी मॉडल में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में किसी तरह से काम हो रहा है, दूसरे में किसी और तरह से काम हो रहा है, ठीक है। तो ये फेजेस बदल सकते हैं। और फिर SDLC को डिस्कस करने के लिए मुख्तलिफ ऑथर्स जो डेफिनेशन ऑफर करते हैं, डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी नंबर ऑफ फेजेस डिफर करते हैं, थ्योरी में भी। तो बहरहाल ये जेनेरिक ये जेनेरिक हमारे पास फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं, और ये जो टॉप पे अम्ब्रेला के इनसाइड आपको नज़र आ रहे हैं ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ हैं जो कि सारे प्रोसेस में, सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस है फ्रॉम डे 1 टू डे एंड लास्ट डे, जितना भी हम काम करते हैं उसमें ये सारी एक्टिविटीज़ अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं साथ साथ। तो उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक की भी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। तो अगर फिर भी इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री टू आस्क, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, और उसके अलावा जो डेजिग्नेटेड टाइम है उस पर भी आप कांटेक्ट करके तो अपने क्वेश्चंस क्यूरीज पूछ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर सकूँ। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।